एक ही टीम में आपको कौन कौन मिलेगा, सिक्वल डेवलपर भी मिलेगा वहां पे, सिक्वल डेवलपर भी मिलेगा, उसके साथ में आप डेटा इंजीनियर भी है रहता है, डेटा इंजीनियर, उसके बाद में डेटा एनालिस्ट रहता है, और फाइनली आपका जो डेटा साइंटिस्ट का जो टीम रहता है ना, मशीन लर्निंग डिजाइन वाला, वो टीम रहता है। तो दैट डिजाइन दी मशीन लर्निंग, और वहां पे ऑलरेडी कुछ ऐसे बंदे रहते हैं इसमें ही, मशीन लर्निंग की टीम में ही, जिनको जैंगो का स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहता है। ओके, तो वी कैन बिल्ड, ये मशीन लर्निंग को बिल्ड करके उसको डिप्लॉय करते हैं। ये किस पे करते हैं डिप्लॉयमेंट, दैट डिप्लॉयमेंट हैपन ऑन prod टेस्ट, दैट मींस टेस्ट इन्वायरमेंट में। ओके, टेस्ट इन्वायरमेंट में फिर बाद में वो, जब उसका पेरियोडिकली हम नया डेटा सेट ट्राई करते, नया डेटा पॉइंट्स, अगर वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है, तब जाके वो प्रॉड इन्वायरमेंट में जाता है, अदरवाइज नहीं। ये होने के बाद में भी उसको पेरियोडिकली ऑब्जर्व करते हैं इसका बिहेवियर, अगर ये ठीक से परफॉर्म कर रहा है तो ओके, इट्स ओके, अगर नहीं, क्योंकि देखो सिनेरियो चेंज होता है, हर एक सिनेरियो में डेटा सेट अलग रहेगा, डेटा पॉइंट्स अलग रहेगा, तो कुछ डेटा पॉइंट्स के लिए फेल होगा, तो वो कौन कौन से डेटा पॉइंट्स के लिए फेल होगा, तो दैट विल कंसिडर इनटू द सैम्पलिंग, देन अगेन वो वैसे डेटा पॉइंट हम सैंपल में कंसिडर करते हैं। अगेन अगर ये फेल होता है तो बहुत एक्यूरेसी में बहुत डिग्रेड हो गया, वापस से आपका डेटा एनालिसिस हुआ। तो इटरेटिव प्रोसेस रहता है, याद रखो, वंस बना दिया खत्म, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा डेटा पॉइंट रियल वर्ल्ड में डेटा पॉइंट्स अलग अलग आ सकते हैं ना, जैसे मेडिकल डोमेन में अभी के डेटा पॉइंट्स अलग है, कंप्लीटली अलग है, करेक्ट। तो हमारा कोई एल्गोरिदम अगर हमने बिल्ड किया हो 2019 में, अगर वही एल्गोरिदम वही मॉडल हम अगर 21 में चला रहे हैं, 22 में चला रहे हैं, 20 में चला रहे हैं, तो कंप्लीटली फेल हो जाएगा, बिकॉज ये कुछ डेटा पॉइंट्स है, ये एक्सेप्शनल डेटा पॉइंट्स है। गॉट इट? Yes, sir. वी कैन वी कैन कैरी, वो सेम मॉडल हम उसको कैरी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसको वापस से रीट्रेन करना पड़ेगा। ओके, आइए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, ओके फाइन, विल स्टार्ट। बहुत सारा कंटेंट है गाइस, लेकिन क्या है पता है क्या, कि एग्जैक्टली अगर हम हर कंटेंट देखने जाएंगे ना, तो ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ और लग जाएगा। बोलो तो टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक्स आपको मैं बता दिखा दूंगा, तो ये कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या एक्सप्लोर करना है। सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गया, उसके बाद में क्रॉस वैलिडेशन हो गया, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हो गया, उसके बाद में आपको बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ, ये लिख लो चाहे तो, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ। लेकिन जनरली आपको कब समझ में आएगा, आपको जब डिसीजन ट्री करोगे, बिकॉज डिसीजन ट्री में जो बायस एंड वेरिएंस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा होना चाहिए दोनों का बैलेंस, ट्रेड ऑफ मींस नथिंग बट द बैलेंस। तो बोथ बायस बायस एंड वेरिएंस शुड बी व्हाट, लो, वेरिएंस शुड बी लो, समझ में आ गया? अगर एक बढ़ गया ना, बायस बढ़ गया, वेरिएंस कम हो जाएगा, वेरिएंस बढ़ गया, बायस कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक, ऑब्वियसली ना, वेरिएंस कम हो गया, वैरायटी कम हो गया, दैट मींस क्या हो गया, बायस हो जाएगा ना मॉडल। Yes, sir. Yes, sir. लॉजिकली थिंक सोचो, अगर वेरिएंस वैरायटीज कम हो गए, तो आप किसी एक की तरफ बोलते, मॉडल हमारा एक की तरफ झुक जाएगा, दैट इज नथिंग बट दी बायस। अगर बायस हो गया तो वेरिएंस कम हो जाएगा, आप कितना भी कर लो, एक की तरफ वो बायस हो गया, बायस बढ़ गया, तो वो वेरिएंस, कितना भी वेरिएंस, वो कम हो जाएगा, दैट इज इट्स ट्रेड ऑफ। इसका ही मतलब क्या था, ट्रेड ऑफ मींस बैलेंस, दैट शुड बी अ बैलेंस। अगर आप यू कैन इमेजिन हियर, हियर कौन सा है, बायस बायस एंड वेरिएंस ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ। हेलो सर वो क्लास में एक्सेप्ट कर लीजिएगा मैं, ओके, ठीक है ठीक है ठीक। अंडरस्टैंडिंग बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, तो यहाँ पे क्या मैथमेटिकली है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग जनरली
relate to the bias. Okay, so this should be a minimum. Good balance, low bias, low variance, you can see here. Okay, bias भी लो होना चाहिए, वेरिएंस भी लो होना चाहिए, तब जाकर वो एक बैलेंस रहेगा. तो ट्रेड ऑफ पूछते हैं. ओके, एक सेकंड. एक सेकंड, मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ, यू कैन एक्सप्लोर. अदरवाइज टाइम मिलता है सैटरडे संडे विल डिस्कस. अगर सपोज यहाँ पे क्या क्या मैंने बोला, बायस एंड वेरिएंस के बाद में आपको क्रॉस वैलिडेशन. क्रॉस वैलिडेशन, इसमें क्रॉस वैलिडेशन उसमें अलग अलग टाइप है. इसमें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. उसके बाद में आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स के बाद में कैन टेक आप अगर डिसीजन ट्री कर रहे हो तो उसमें डिसीजन ट्री में प्रूनिंग टेक्निक्स. प्रूनिंग कैसे करना है, एनीवन पता है किसी को? व्हाट इज प्रूनिंग टेक्निक? किसी ने किया होगा? ओके, इसमें भी एक एरर रहता है. दैट एरर रैंडम फॉरेस्ट में, ओके, बिकॉज एक सेकंड नहीं मिल रही है. रैंडम फॉरेस्ट, उसका एक नाम रहता है. किसी को पता है क्या है? नो सर. अरे यार क्या, मैं भी भूल गया उसको, क्योंकि मैंने भी अभी 1-1.5 साल पहले इस पे काम किया था. अभी इसमें मोस्टली मुझे वापस से रिकॉल करना पड़ेगा इसको. रैंडम प्रूनिंग क्या है सर? फॉरेस्ट एरर कैलकुलेशन. प्रूनिंग टेक्निक. प्रूनिंग मीन्स क्या? कटिंग. बोल तो क्या होता है कि जब एक जनरल बोल देता हूँ, आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आपको ज्यादा उसमें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं रहेगी. क्या होता है कि जब भी आप वेस को आपके फीचर से जब भी आप उसको एक ट्री में फॉर्म करते हो, अलग अलग फीचर्स को ट्री में हमें करने की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड में होता है. तो इसमें क्या होता है, हाई वेरिएंस क्रिएट हो जाता है. इसको डेप्थ है ना, डेप्थ होने के कारण वो एरर भी कैप्चर करता है. ओके, अब एग्जैक्टली आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जस्ट ये जितना ये करेगा डेप्थ बोला, एरर भी कैप्चर कर देता है. तो इसका लिमिटेशन, दैट मींस कटिंग द ब्रांच इज नथिंग बट द प्रूनिंग. कट करना है सर्टेन लिमिट तक, उसको बोलते हैं प्रूनिंग. इसमें एक एरर क्या रहता है यार, मैं भूल गया हूँ. दो टाइप के एरर रहते हैं वो, उसके बेस पे हम ब्रांच क्रिएट करते हैं. अभी देखो ये क्लासिफायर्स है, यहाँ पे अलग अलग क्लासिफाई करना है. तो हमने क्या कर दिया, पहले एप्पल, तो ये इसका वेटेज पे किया है. वेटेज, इसका वेटेज रहेगा. अब इस वेटेज को कैलकुलेट करते हैं हम एरर पे. जिसका एरर कम है वो एज अ नोड सेलेक्ट करते हैं, जिसका एरर कम है उसको नोड कर लेता है. उसके वजह से एग्जैक्टली वो एरर को क्या बोलते हैं यार? रिलेटिव एरर सर. एक एरर रहता है वो. नो इट्स सो एक एरर रहता है, 2 टाइप्स के एरर रहते हैं वो. ओके, मीन एरर. वो देखना पड़ेगा. नो
नो, रैंडम फॉरेस्ट में अलग रहते हैं तो यार क्या भूल गया हूँ पर Out of bag error. हम्म? Out of bag error. नहीं, कैलकुलेट करते हैं और उसी पे हमारा डिपेंड होता है। एक सेकंड, वही इंटरव्यू में पूछते हैं। इसमें रहेगा, टुवर्ड्स डेटा साइंस में रहेगा। क्योंकि विदाउट एरर कैलकुलेशन हम ब्रांच क्रिएट ही नहीं होता है ना। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ओके। अभी ये वेटेज कहाँ से लाया? तो ये उसने एरर कैलकुलेट किया, किसका एरर कितना था, उस हिसाब से उसने एरर लाया। अब ये कैसे लाया? तो दो टाइप से एरर रहते हैं, वो उस पे नहीं, एस्टिमेटर नहीं, मैक्सिमम इंक्रीज मॉडल लॉस नहीं। ठीक है, जाने दो, मैं मेरे पास कुछ डेटा है, उसके देखकर मैं बोल बताऊंगा आपको। एक सर अल्फा बीटा बोल रहे हो क्या आप? अल्फा बीटा प्रूनिंग? नहीं, अल्फाबेटिक प्रूनिंग नहीं यार। एक वो नोट्स लेते थे, नीचे के नोट्स ले। एक सेकंड में भी नोट्स प्रेफर, सबसे नीचे हाँ, ले वो ले, वाह वही नोटबुक, हाँ यस। एक सेकंड ना, को 2 मिनट में मुझे ओके, हाँ मिल गया। ये रहता है दो, एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन। देखो ऐसे रहता है, इसके लिए हैंड रिटन नोट्स ये करते जाओ प्रिपेयर। लकीली वही ओपन हो गया पेज, रैंडम फॉरेस्ट में एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। मतलब कौन सा भी एक यूज कर सकते हो आप, एक तो एंट्रोपी यूज करो या तो इंफॉर्मेशन गेन यूज करो। तो एग्जैक्टली क्या कहता है ये, मैं उसका नोट्स पढ़ रहा हूँ मैं। इट इज द मेजर ऑफ डिसीजन इन एंट्रोपी आफ्टर द डेटा सेट इज स्प्लिट। डेटा सेट को स्प्लिट जब करते हो तो लीफ नोड carries the classification of the decision, okay, and the root node, the topmost decision node is known as root node। तो उसमें फॉर्मूला दिया है कि एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एंट्रोपी इज नथिंग बट दी हियर I is equal to 1 raised to k, here p values, the p value here, p value of I तो log 2 of p value। अब यहाँ पे p क्या है? तो इट्स नथिंग बट दी p दिया नहीं उसमें, okay। Entropy is the measure of randomness or unpredictability in data set। Pruning is nothing but the cutting the branch due to the overfitting। Classification of process dividing the data set into different node। ठीक है, जाने दो, देखते हैं। मैं उसको एक बार एक्सप्लोर करके आपको रैंडम फॉरेस्ट पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉल करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रूनिंग टेक्निक कैसा रहता है
उसके बाद में ये इंटरव्यू में पूछते हैं, लेकिन ये डेटा इसके अराउंड आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आप आपके रिज्यूम में डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट ये कर रहे हो, ये स्पेशली ये इसके लिए यूज होता है। अगर तो डिसीजन ट्री मेजरली यूज नहीं होता है रियल टाइम में, मैक्सिमम टाइम रैंडम फॉरेस्ट यूज होता है। तो क्यों होता है? तो उस वो एनसेम्बल टेक्निक यूज करता है। एनसेम्बल टेक्निक क्या रहता है, तो यहाँ पे बता देता हूँ एक शॉर्टकट में। एनसेम्बल, ओके, मे बी एनसेम्बल, तो ये क्या रहता है कि रनिंग मल्टीपल मॉडल्स पैरेलली, ओके, उसमें भी बैगिंग एंड बूस्टिंग रहता है। बैगिंग एंड बूस्टिंग मींस, बैगिंग मींस नथिंग बट दी हियर सपोज मल्टीपल मॉडल्स वी आर रनिंग। अगर एक मॉडल से अगर एक्यूरेसी, सपोज हम एक ही मॉडल यूज करते हैं, तो मे बी वो सपोज हम यस और नो में, तो ये यस देगा, ये नो देगा। तो एक मॉडल पे डिपेंडेंट होने से अच्छा है वी कैन रन द मल्टीपल मॉडल्स एट अ टाइम। सपोज ये भी कुछ देगा, ये देगा सपोज वाई, ये देगा सपोज एन, ओके, ये भी कुछ सपोज ये देगा सपोज, नहीं नहीं सॉरी ये क्लासिफिकेशन एक ही रिजल्ट देगा नहीं, ओके। ये मॉडल सपोज ये इसने दिया सपोज वाई, ओके, इसने सपोज दिया नो और इसमें दिया वाई, तो हमने रनिंग में पैरेलली ये लगाया, तो मेजोरिटी ऑफ वोट्स पे रहता है। मेजोरिटी ऑफ वोट्स किसका है? वाई का। तो फाइनल आउटपुट आपका वाई। बोल तो मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया? वाई, यस, वन किया, वन, ओके। ये रहता है एनसेम्बल टेक्निक, दैट मींस। और दूसरा रहता है पैरेलल, वो क्या करता है, इसका आउटपुट दूसरे इसको देगा, वो वो दूसरा उसको देगा और वो चेक होगा। तो ये बूस्टिंग टेक्निक रहता है। आई थिंक बैगिंग और बूस्टिंग का ये है। तो ये पूछते हैं अगर आप डिसीजन ट्री आपके रिज्यूम में डालते हो तो, ओके, और डेफिनेटली पूछेंगे। तो इसमें बैगिंग एंड बूस्टिंग, बैगिंग एंड बूस्टिंग, these two techniques are majorly used, okay, don't worry। अगर आपको चाहिए इसका मैं पढ़ाऊं तो डोंट वरी, हम इसको नेक्स्ट संडे के दिन वे प्लान डायरेक्टली डिसीजन ट्री भी लेता हूं और रैंडम फॉर विद ऑल द क्लैरिटी, डोंट वरी। मुझे सिर्फ जस्ट 1 to 2 आवर्स लगेगा उसको देखने के लिए, हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है वो, डोंट वरी। सर चलिए, जितना रिज्यूम में है अल्गोरिदम उतने ही अल्गोरिदम पूछते हैं ना? हम पे जितना रिज्यूम है वही पूछते हैं, याद रखो। तो उसके लिए जब भी आपको रिज्यूम मिलेगा ना, तो उसको एक बार नहीं गाइस 5-6 बार पढ़ो, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, बहुत सारे ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी रहते हैं जो हमें पता नहीं है, ओके, उसके बारे में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मतलब प्रोजेक्ट रिलेटेड बोल रहा हूँ, बाकी तो टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वही रहेगा। तो गिट रहेगा, डॉकर रहेगा, आपका पाइथन रहेगा, क्योंकि देखो ओनली रिज्यूम आपको क्या आता है, ओनली पाइथन, तो पाइथन डाल के तो चलेगा नहीं ना रिज्यूम में। ओनली वर्ड, एक वर्ड से थोड़ी काम चलेगा। वी नीड टू हैव ऑलमोस्ट 360 डिग्री टेक्नोलॉजी, दैट मींस पाइथन के रिलेटेड जो कुछ है, सिक्वल है, ईटीएल है, उसके बाद में आपका ऐसा बोल, आपको यूनिक्स भी पूछ सकते हैं। यूनिक्स के कमांड मुझे पूछा था, यूनिक्स का कमांड, डिफ कमांड क्या रहता है, उसके बाद में ग्रेप कमांड क्या रहता है, ये पूछा था, ओके। यूनिक्स पूछते हैं, उसके बाद में AWS का सर्विसेज पूछते हैं, कौन से सर्विसेज आप यूज किया, उसके बाद में डॉकर का पूछते हैं कि अगर आपने जांगो का मॉडल जांगो क्रिएट किया तो कैसे डिप्लॉय किया। उसके साथ में थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री बोलता हूँ, आप कर लो एनजिनिक्स सर्वर, इसका है ना एक यूट्यूब पे वीडियोस है एनजिनिक्स का, कुछ नहीं, आधा घंटे का। एनजिनिक्स ये डिप्लॉयमेंट सर्वर रहता है, ओके। और ये टेक्नोलॉजी डेवऑप्स टेक्नोलॉजी आता है कि वो डेवऑप्स की टीम ही यूज करती है उसको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जांगो में, तो वो कहाँ पे डिप्लॉय होता है, तो वो होता है कंटेनर में। क्योंकि क्या होता है, पहले है ना, पहले एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए एक सर्वर लगता था, दैट मींस एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, बोलते एक कंप्लीट मशीन लगती थी डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, करेक्ट। लेकिन आप कंटेनर आने की वजह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑलमोस्ट 50 MB की बन गई, ऑलमोस्ट 50 MB due to the containerization, that means we can run virtualization। एक ही सिस्टम पे, एक ही सर्वर पे हम नंबर ऑफ कंटेनर रन कर सकते हैं। दैट मीन्स पहले कैसे होता था, आईटी कंपनी को या क्लाइंट को बहुत सारा मतलब पे करना पड़ता था उनको, अगर AWS पे करना है डिप्लॉयमेंट, तो उनको एक कंप्लीट एक सर्वर लेना पड़ता था, फिर उस पे एक ही प्रोजेक्ट चलेगा, इसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ता था।
आप सर ऐसा नाही डॉकरसाठी व्हर्च्युअल बॉक्स पण इन्स्टॉल करावा लागेल ना डॉकरसाठी? नो नो वो विंडोज होम पे चलता है एक्चुअली. ओके. ओके वो अगर डेस्कटॉप डॉकर डेस्कटॉप वगैरे केला विंडोज होमवरती, बाकी दुसरं आहे ना अल्टिमेट वगैरे समथिंग त्याच्यावरती चालत नाही. ओके तो मैं ऐसे रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, सब लोगों को बोल रहा हूँ, लिनक्स सब सिस्टम, लिनक्स में जो डॉकर लूंगा ना तब आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप अगर कर सकते हो तो करो. लिनक्स सब सिस्टम आप इंस्टॉल कर लो आपके विंडोज पे. कैसे करना है पता है क्या? किसने यूज किया है? वर्चुअल बॉक्स पे भी ओपन कर सकते हैं ना लिनक्स? उसने कर किया तो, लेकिन वो लोड ले लेगा रे. आप अगर वर्चुअल बॉक्स ये करोगे ना तो वो सिस्टम हमारा बहुत लोड लेगा. करना तो करो, कोई इशू नहीं. ओके लेकिन आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा. मैं जनरली वो रेफर नहीं करता हूँ. आप एक बार वर्चुअल बॉक्स किया तो उस पर कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑलमोस्ट 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन इंस्टॉल उस पर कर सकते हो. ठीक है लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ. अगर ठीक है आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो यू कैन डाउनलोड. तो मैं जस्ट जनरली चाहे तो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, हाउ टू कॉन्फ़िगर लिनक्स सब सिस्टम फॉर विंडोज. इसका लिंक डाल देता हूँ, कुछ भी नहीं है कॉन्फ़िगरेशन. इस पे डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा पूरा पूरा एक WSL का. और मैं जो अभी करंटली प्रोजेक्ट पे जो हूँ ना, ड्रैगन प्रोजेक्ट पे, पूरा वी आर यूजिंग दिस WSL विंडोज सब सिस्टम लिनक्स का. यहाँ पे पूरा दिया है कैसे कैसे कमांड वगैरह करके. आप एक बार ये कॉन्फ़िगर कर लो, फिर हम डॉकर का ही देखते हैं. क्योंकि ये लिनक्स पे बहुत बढ़िया, और रियल टाइम में आपको लिनक्स पे ही मिलेगा. आपको वैसे ऐसा मत सोचो कि विंडोज पे आपका डिप्लॉयमेंट सर्वर रहेगा, नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइनक्स पे ही रहेगा, यूनिक्स पे लाइनक्स पे डिप्लॉयमेंट. इसका रीजन बहुत सारे हैं. ये कॉम्पैक्ट रहता है, थोड़ा स्पीडी भी रहता है, और इसको सिक्योरिटी लेवल हाई रहता है. लिनक्स को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ओके इस पे हम डॉकर चलाएंगे. मुझे क्या बोल रहा था, वो बीच में इंटरप्ट कर दिया. हाँ तो पहले एक सर्वर था, इसके लिए कॉस्टिंग बढ़ता था. ठीक है ना. अगर उन्होंने सपोज आईसीआईसी का वेबसाइट बनाया तो उन्होंने एक सर्वर लिया AWS पे, उस पे आईसीआईसी का ठीक है चल रहा है, कोई इशू नहीं. ओके लेकिन अगर उसको नेक्स्ट कुछ ये करना है, ये डेडिकेटेड हो गया. इसका सिर्फ बिलिंग रहता है AWS के जो कुछ है, वो आवरली बिलिंग रहता है या डे वाइज बिलिंग रहता है. बिलिंग सिस्टम अलग अलग है. ठीक है तो उसको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट चलेगा उस पर. लेकिन डॉकर आने की वजह से कंटेनर हो गया. कंटेनर मींस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक छोटी सी ऑपरेटिंग सिस्टम बन गई अभी. तो एट ए टाइम वर्चुअलाइजेशन से ये एट ए टाइम आप कितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो. तो इस पे अभी ऐसे का वेबसाइट भी चलेगा, उसका दूसरा मशीन लर्निंग मॉडल है वो भी चलेगा. एक ही सर्वर पे वी कैन रन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. इसके वजह से जो क्लाइंट का कॉस्टिंग है वो ड्रास्टिकली कम हो गया. So that's why most of the clients approaching Docker containerization. और currently जो मार्केट में चल रहा है ना, डॉकर तो अभी ठीक है, डॉकर थोड़ा सा अभी आउटडेटेड होने आया है, अभी तक हुआ नहीं है. लेकिन डॉकर का अल्टरनेटिव है कुबरनेटिस. ये बहुत चल रहा है फिलहाल में. ट्रेमेंडस डिमांड है इसका. ओके कुबरनेटिस का द सेम वे कंटेनराइजेशन ही है, लेकिन थोड़ा डॉकर से थोड़ा एडवांस ज्यादा है इसमें. लेकिन ये मत सोचो, मैं अभी करंटली जो प्रोजेक्ट है उसमें डॉकर ही यूज कर रहे हैं हम. ओके क्योंकि आपको अगर उस प्रोजेक्ट को रन करना है, इवन आपको प्रोजेक्ट को कुछ कोड को रन करना है, तो आपको कंटेनर को स्टार्ट करना पड़ेगा. तो इमेज रहता है, उसको कंटेनर को स्टार्ट करना पड़ेगा. फिर बाद में आपको उसको कंटेनर के अटैच करना पड़ेगा. अटैच मींस उस कंटेनर में जाना पड़ेगा. फिर वो पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करके कुछ चेंजेस करने, उसमें उसी में गिट रहेगा आपका, उस कंटेनर के अंदर ही गिट